हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे क्लास 6 हमारे अतीत का चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स को हमने शॉर्ट नोट्स के जरिए डिस्कस करा दिया है। आप उसे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसको भी शॉर्ट नोट्स के जरिए बताया गया है। ये एनसीईआरटी की है जो कि यूपीएससी प्री और मेंस दोनों व्यू से बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो 5वां चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसका पहला टॉपिक है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए, अभी हम लोग को पता है कि चुनाव या मतदान के जरिए मतलब कि अपने शासक या फिर अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो राजा थे वो कैसे बनते थे उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो ऋग वैदिक काल में जो राजा होते थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। मतलब कि लोगों के द्वारा जिन लोगों को चुना जाता था वही राजा होते थे। ये मतलब कि ऋग वैदिक काल की बात है। फिर उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल जो 3000 साल पहले राजा के बनने की कुछ प्रक्रिया में परिवर्तन दिखाई दिया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। मतलब कि जो कुछ लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित करते थे और उसके बाद राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। उसमें एक अश्वमेध यज्ञ भी ऐसा ही एक आयोजन था। इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में मतलब घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। मतलब अगर कोई घोड़ा पकड़ लेता था और उससे लड़ाई करता था तो वो उसे मतलब कि घोड़े को उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। वो जो अश्वमेध यज्ञ कराते थे राजा उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर कोई घोड़े को पकड़ा लेकिन उसे जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि जो राजा घोड़ा छोड़ा है उससे ये कमज़ोर है, ठीक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा समापन किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो क्या होता था कि इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठा दिया जाता था जिसमें इसको राजा चुन लिया जाता था, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद है कि उत्तर भारत में और खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में कई सारी ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। कई सारी ग्रंथों की रचना हुई और मतलब जो भी ग्रंथ उस समय रचे गए उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथ के मतलब क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऋग्वैदिक के बाद की रचना थी तो इसे उत्तर वैदिक कहा गया। तो इन ग्रंथों के अंतर्गत मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आ गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ, ये सब क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथ है। इसमें क्या होता था कि यज्ञ के अनुष्ठान के समापन की विधियां दी रहती थी और सामाजिक नियम को भी बताया गया रहता था। इन सभी सारे ग्रंथों में ये सारी चीज़ें रहती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ण क्या होता है। देखिए, तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। जो पहले के पुरोहित होते थे वो जो जनता थी, जनता को क्या किया ये लोग कि 4 वर्ग में विभाजित किए, 4 भागों में विभाजित कर दिए और उन्हें ही वर्ण कहा गया। तो पहले नंबर पे रखा गया ब्राह्मण को, ठीक है। ब्राह्मणों का काम क्या होता था कि वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना। मतलब कि ये वेदों को पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। और इनका एक और काम था यज्ञ करना, ठीक है। ये ब्राह्मण का काम था और ये वर्ण की श्रेणी में पहले नंबर की श्रेणी है। उसके बाद है क्षत्रिय या शासक। इनका काम था कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। जो लोग युद्ध करते थे या फिर लोगों की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे।
तो वर्ण की श्रेणी में दूसरे नंबर पे है क्षत्रिय। अब वर्ण की श्रेणी में तीसरे नंबर पे है वैश्य या विश्य। वैश्य का काम होता था कृषक, पशुपालक और जो व्यापारी होते थे उन्हीं को वैश्य कहा जाता था। इनको भी यज्ञ का अधिकार था, यज्ञ करने का अधिकार था वैश्य को भी। और ये कृषि और पशुपालक और व्यापारी को वैश्य कहा जाता है। ये वर्ण की तीसरी श्रेणी में आते हैं। चौथे श्रेणी में हमारे हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र का काम क्या था कि ये तीनों और चौथे श्रेणी में है शूद्र और ये सबसे निचली श्रेणी है। इनमें शूद्र का काम था कि तीनों वर्णों की सेवा, मतलब इनसे पहले जो 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना इनका काम था। ठीक है, और इनको यज्ञ वगैरह करने का कोई अधिकार नहीं था। और सामान्यतः प्रायः देखा गया है कि औरत को भी शूद्रों के समान ही समझा गया है। ठीक है, शूद्रों के समान ही माना गया है कि और महिलाओं और शूद्रों, मतलब महिला और जो शूद्र हैं वो दोनों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो शूद्र हो गए वर्ण की श्रेणी में चौथी श्रेणी पे। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथे शूद्र। ठीक है, सभी वर्णों का निर्धारण कैसे होता था? तो जन्म के आधार पे। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण श्रेणी में ही आएगा। अगर कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता था। एक और वर्ग आता है, वो है अछूत वर्ग। ठीक है, अछूत वर्ग। इसमें क्या है कि वर्णों को 4 भागों में विभाजित तो कर दिया गया, लेकिन बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्ग में जो होते थे वो क्या होते थे कि कुछ शिल्पकार, शिकारी और जो शव दफनाते थे या फिर जलाने का काम करते थे उनको अछूत वर्ग कहा जाता था। इनसे अगर संपर्क में आ गए तो अपवित्र माना जाता था। ठीक है, अछूत वर्गों के संपर्क में आने से अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इस मतलब बहुत सारे लोग हुए जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि क्या होता था कि कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। क्योंकि जैसे कि क्या होता था कि कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। तो कई लोगों ने अछूत की आलोचना की। तो इसी उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हुआ कि ये देखा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। ये कम का सिंबल है। ये शॉर्ट नोट्स में ऐसे तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है ना कि जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो ऐसा बनाए कि आपको समझ में आ जाए और बहुत शॉर्ट तरीके से हो। ठीक है, इसका हमें पूरा मतलब कॉपी नहीं लिखनी है। शॉर्ट नोट्स मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाना भी सीख सकते हैं। ये सिंबल जो नीचे की तरफ आ रहा है ये इसका मतलब है कम, इसका और इसका भी मतलब है कम। ठीक है, और यही अगर ऐसे रहता तो इसका मतलब हो गया अधिक। तो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव कम था। ठीक है, यहाँ असमानता कम देखने को मिली क्योंकि पुरोहितों का प्रभाव कम था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जनपद। ठीक है, जनपद क्या होता है? तो देखिए क्या होता था कि जनपद पहले किसे कहते हैं? तो जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। जन मतलब आप लोग जानते ही हैं, जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो महायज्ञों को करने वाले राजा होते थे ना, वो अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो जाते थे। मतलब कि सिर्फ अब ये लोगों के राजा नहीं बल्कि पूरे जनपद के राजा हो जाते थे। तो पुरातत्वविदों द्वारा जब खुदाई की गई कुछ जनपदों की कई सारी बस्तियों में जब पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई तो दिल्ली में पुराना किला, मेरठ का हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेरा इत्यादि इनमें प्रमुख मिले। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। मतलब खुदाई से हमें क्या क्या जानकारी मिली? तो लोग उस टाइम झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, सरसों, दालें, गन्ना इत्यादि फसलें उपजाना आरंभ हो चुकी थी। और खुदाई में विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले जिनमें कुछ घूसर तथा कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रित घूसर पात्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि चित्रित घूसर पात्र किसे कहा जाता है। तो
मतलब कि जो विशेष प्रकार के एक बर्तन मिले जो घूसर और लाल रंग के होते थे, उसे चित्रित घूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद क्या हुआ कि लगभग 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो गए, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए, तो उन्हें महाजनपद कह दिया गया। ठीक है, तो जो जनपद थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए तो उन्हें महाजनपद कह दिया गया। ये देखिए, ये मैप है, इनमें कुछ महाजनपदों को बताया गया है। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में बना लीजिए और मैप के जरिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारे महाजनपद को बता दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है और ये एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा महाजनपदों का जो प्रमुख महाजनपद है। देखिए, जैसे गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मगध, राजगिरी इत्यादि। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और राजधानी में मतलब कई सारी राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का अर्थ तात्पर्य है कि चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, जिससे मतलब ये लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। अब हम लोग अपने घर में जो बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं वो क्यों करते हैं कि कोई मतलब जानवर, पशु या फिर कुछ भी कोई आक्रमण ना करे। यहाँ राजा का डर था कि कोई दूसरी अन्य राज्यों के राजा मतलब अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर इन लोगों ने किलेबंदी की थी। ठीक है, मतलब दीवार खड़ी थी, ऊंची और विशाल दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि स्थापित किया था और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह क्या होता था कि किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह के विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चे ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। अब राजा सेना रखने लगे थे, पहले राजा सेना नहीं रखते थे। सिपाहियों को क्या होता था कि अब उसके बाद न्यूनतम मतलब नियमित वेतन देकर भी पूरे साल रखा जाता था। कुछ जो सिपाहियों के अब राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों के जो कुछ भुगतान होती थी वो आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब ये आहत सिक्का क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अध्याय 8 में है, आहत सिक्का क्या है। अब है कि जो देखिए उसके बाद क्या होता था कि महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी जरूरत होती थी। तो महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर कर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब कि पहले लोग अपने मन से उपहार के स्वरूप में लाते थे कर, लेकिन अब राजा को जब ज़रूरत पड़ने लगी कि इन सेनाओं को मतलब कि उन सेनाओं को ये वेतन वगैरह की आवश्यकता हो गई, भुगतान की आवश्यकता हो गई, तो राजा अब क्या किया कि ये नियम लगा दिए कि अब नियमित रूप से वहाँ की जनता से कर वसूलने लगे। ठीक है, तो महाजनपद के राजाओं द्वारा कौन कौन से कर लगाए गए थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, महाजनपदों के राजाओं द्वारा लगाए गए कर, तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है क्योंकि ये मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, चूंकि महाजनपद के राजा अत्यधिक विशाल, बड़े, एक शक्तिशाली प्रवृत्ति के होते थे, इसलिए इन्हें अपने कर्मचारियों एवं सेना के रख रखाव के लिए कर की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले बता दिए कि कर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये अब सेना को रखने लगे थे और सेना के रख रखाव के लिए इन्हें पब्लिक से कर लेने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला जो कर था वो है फसलों पर कर। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि उस समय अधिकांश लोग कृषक थे
और उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब कि जितनी भी आपकी उपज हो रही है उसका 1/6 हिस्सा राजा को देना रहता था और ये निर्धारित कर दिया गया था। उसके बाद है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर लोग होते थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए। तो वह अपना कर कैसे चुकाते थे? जैसे कि मान लीजिए कोई बुनकर हो गया, लुहार या सुनार हो गया, ये लोग क्या करते थे कि राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। हर महीने इनका कर ये था कि राजा के लिए महीने में 1 दिन ये लोग काम करेंगे, ठीक है, कारीगर लोग। तो कारीगर के ऊपर ऐसे कर लगाए गए। उसके बाद हुआ कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जो लोग अगर पशुपालक थे तो उनको क्या होता था कि वो या तो जानवर को जाके दे दे कर के रूप में, या फिर उनसे जो चीज़ उत्पाद हो रहा है, जैसे कि गाय है तो गाय से दूध वगैरह, तो उसको कर के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद है कि व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर लगाए जा गए थे। अगर कोई व्यापारी सामान खरीद या बेच रहा है तो उस पर भी टैक्स लगाया गया था, ठीक है। और उसके बाद है कि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक और संग्राहक को हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा है कि इनको क्या कहते हैं। तो इन लोगों को क्या होता था कि जंगल से जो भी वस्तु ये लोग प्राप्त करते थे इनको देनी पड़ती थी राजा को, ठीक है, कर के रूप में। तो ऐसे हो गया, ये हमारा कर का टॉपिक है। ये मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाजनपदों के राजाओं द्वारा कर कौन से कर लगाएंगे, ठीक है। तो हो गया पहला फसलों पर कर, दूसरा हो गया कारीगर के ऊपर कर, उसके बाद है अपना पशुपालकों के ऊपर कर, उसके बाद व्यापारियों, उसके बाद है ये आखेटकों तथा संग्राहकों, ठीक है। ये टॉपिक समाप्त हुआ कर वाला। अब है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस की दृष्टि से, कृषि में परिवर्तन, ठीक है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से 2 बड़े परिवर्तन आए उसको हम देख लेते हैं 2 भागों में बांट के। कि अब क्या होता था कि अब हल के फाल जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे वो अब लोहे के बनने लगे। मतलब पहले लकड़ी के बनते थे, अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। जो हल के जो हल होता है ना, अगर आप कभी हल देखे होंगे तो उसके नीचे एक नुकीला सा लगा रहता था, वो फाल बोलते हैं उसको। तो हल के जो फाल हो वो पहले लकड़ी के होते थे, अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर से कठोर जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था। तो इससे ये फायदा हो गया कि इससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। अब हम अगर कठोर ज़मीन को भी जोतने लगेंगे, पहले कठोर ज़मीनें नहीं जोता पाती थी, तो अब फसलों की उपज भी तो बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। मतलब कि पहले ये लोग खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाते थे। अब क्या हुआ कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाते थे, मतलब उपजाते तो थे ही, लेकिन उसके बजाय पहले धान के पौधे को तैयार करते थे, उसके बाद उसका रोपण करते थे, तब धान उपजाते थे। इससे क्या होता था कि अब बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे थे, तो पैदावार भी अधिक होने लगी थी। ये अधिक का सिंबल है, अभी हमने ऊपर बताया ना शॉर्ट नोट्स में। तो जब ये धान को रोपण शुरू किए तो अब पैदावार ज़्यादा होने लगी, क्योंकि ज़्यादा पौधे जीवित होने लगे, ठीक है। और ये इसमें जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करते थे वो थे दास दासी तथा खेतिहर मजदूर लोग, ठीक है। तो ये है उस टाइम कृषि में परिवर्तन। अब हम जो जनपद है, 2 जनपद है, एक महत्वपूर्ण जनपद है मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मगध जो है वो महत्वपूर्ण जनपद है। तो मगध से गंगा और सोन नदी बहती हैं, ठीक है। मगध से होकर गंगा और सोन नदियाँ बहती थी, ठीक है। और यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जो नदियाँ थी गंगा और सोन, वो यातायात, जल वितरण और ज़मीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और ये मगध से होकर गुजरती थी।
मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था उस टाइम। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं, खदानें भी हैं, ठीक है। मगध में क्या होता था कि उस टाइम यहाँ से मजबूत हथियारें और औजारें बहुत उपयोगी थे जो जिसको बनाया जाता था लौह अयस्क की खदानों से। मगध के दो शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और अजातशत्रु। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि मगध के जो दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे उसमें वो कौन कौन से हैं, तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु हुए। ये लोग क्या होता था कि अन्य जनपदों को जीतने के लिए भी हर संभव साधन अपनाते थे, लेकिन कोशिश करते रहते थे। एक और महत्वपूर्ण शासक थे, वो है महापद्मानंद। मगध के एक और महत्वपूर्ण शासक हुए महापद्मानंद, ठीक है। ये मतलब इनके नियंत्रण का जो क्षेत्र था वो उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। मगध के जो नियंत्रण का क्षेत्र, महापद्मानंद के जो नियंत्रण का क्षेत्र था वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला था। और जो राजगीर जो बिहार में है, जिसको आज राजगीर भी बोलते हैं, राजगिरी कहिए या राजगीर, ठीक है, जो बिहार में है, ये कई सालों तक मगध की राजधानी रही, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना को मगध की राजधानी बनाया गया। पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगिरी, और अब बाद में क्या बनी, पटना या पाटलिपुत्र, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्री के लिए काम आता है ये। लगभग उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सिकंदर। लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है कि मेसोडोनिया का राजा था सिकंदर। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है, विश्व विजेता बनना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वो मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सिकंदर के सिपाहियों ने ही मना कर दिया, ठीक है। जब वो मगध पर आक्रमण करना चाहा या मगध की ओर आना चाहा तो वो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से डर गए थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो सिकंदर के सिपाही इस बात से डर गए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। कहाँ का राजा था, तो मेसिडोनिया का। और वो भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब भारत में किस नदी के किनारे आया था, तो ब्यास नदी के किनारे, और मगध की ओर कूच करना चाहा, ठीक है, लेकिन उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। उसके बाद एक हमारा है जनपद वज्जी जनपद, ठीक है, वज्जी। ये मगध के नज़दीक का राज्य है और एक शक्तिशाली राज्य भी मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार की थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था, मतलब एक अलग ही किस्म का शासन व्यवस्था था जिसको गण और संघ के रूप में देखा गया, ठीक है। पहले हम गण और संघ का अर्थ जान लेते हैं कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। जो गण शब्द है उसका प्रयोग जो बहुत सारे सदस्यों वाले समूह होते हैं उनके लिए किया जाता है। और संघ अर्थात संघ का तात्पर्य संगठन या सभा से है, ठीक है, संघ का अर्थ ये हो गया। तो जो उस टाइम जो वज्जी का मतलब शासन व्यवस्था थी उसमें गण और संघ के रूप में थी। बुध तथा महावीर जिनके बारे में हम लोग जानते ही हैं, वो दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही संजीव वर्णन मिलता है। और तो उसमें हम लोग बौद्ध साहित्य में अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही संजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। और वज्जी संघ का वर्णन, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो दीघ निकाय से लिया गया है। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और
जिसमें बुद्ध के बहुत सारे व्याख्यान दिए गए, ठीक है। बुद्ध के व्याख्यान का ये ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, और 2300 साल पहले इस ग्रंथ से वज्जी संघ को लिया गया था, ठीक है। और ये बुद्ध के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 5 समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोग को अच्छी लगी, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।